हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, स्पेशली एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो उसके पहले एमसीक्यू शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, वो है ये कि अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है ना। जिस बैच में जो है आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, अगर मैं इस बैच के बारे में बताऊं तो देखो, इसमें इसके की फीचर जो है, इसमें आपको फुल सिलेबस कवरेज, कंप्लीट सिलेबस जो है इसमें आप लोग को करवाया जाएगा। उसके साथ ही आप लोग को इसमें मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके साथ अपडेटेड नोट्स एंड पीडीएफ, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, यूनिट वाइज टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट जो है इसमें आप लोगों को प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली एमपी सेट का एग्जाम हुआ है ना। और एमपी सेट के एग्जाम में अगर आपका जो है वो बहुत अच्छा स्कोर है ना, मतलब आपके पास इतना सफिशिएंट स्कोर है कि आप जो है, आपको लगता है कि क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने का। क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत सारा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना। और आप सोचेंगे कि आप सेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है आप कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत उसमें आएगी। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है, आप ऑलरेडी श्योर है कि हाँ आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा और जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देनी ही देनी है, तो बिना देर करते हुए ये बहुत अच्छा मौका है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने का। ठीक है, तो बिना देर करते हुए आप लोग को जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए। और साथ ही में क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोली क्योंकि ये देखो 2022 में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुई थी, उसके बाद 2024 में फिर हुई थी, और अभी 25 में जो है वो फिर से होनी चाहिए, मतलब 25 में नोटिफिकेशन आता है, 26 में फिर आती है एग्जाम। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि अब जो है नोटिफिकेशन अगली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का आए, है ना। और अगर आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, कि अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम बना, आप लोग का ड्रीम है कॉलेज में पढ़ाने का, तो है ना, बिना देर करते हुए जो है आप लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि इस बार में जो है वो थोड़ा सा जो है टफ होने वाला एग्जाम, क्योंकि इस बार उन्होंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में माइनस मार्किंग जो है उसको भी ऐड कर दी, है ना। तो इसीलिए जो है आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा कंपटीशन इस बार टफ हो गया है ना। और आप लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई आपका सेट निकल ही जाएगा, तो बिना देर करते हुए आप इजीली जो है अभी से जो है पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कोर्स का फीचर। इसके बारे में, इसके साथ ही आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि इस बैच में जो है आप लोगों को जो है, जैसे मैंने कहा कि इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो फ्री है। इसमें कौन से रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री है भाई, देखो, जो 2024 का जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच था ना केमिस्ट्री का, उसमें जो है वो जो है आपको इसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर कंप्लीटली फ्री मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो ओल्ड बैच है आपका 2024 का, ये जो है आप लोग को इसके साथ कंप्लीटली जो है वो फ्री दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो आपका 2026 का जो बैच है ना, ये बैच जो है वो इसमें रेगुलर क्लासेस चल रही है, और ये क्लासेस जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से चल रही है, इन द सेंस कि इसमें क्या है कि आप लोग को जो कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स करवाए जाते हैं, और उस थ्योरी लेक्चर्स के बाद आप लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस भी जो है इसी बैच में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कोई अलग से प्रैक्टिस बैच खरीदने की भी नीड नहीं है। आप लोगों को जो है कंप्लीटली इसी के साथ पहले थ्योरी लेक्चर्स होती है, और उस थ्योरी लेक्चर्स के बाद में जो है पूरे चैप्टर के एमसीक्यू इसमें करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बिना देर करते हुए, अगर आप चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके लिए अगर मैं चार्जेस बताऊं तो इसके लिए अभी चार्जेस है 3500। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, सो यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके साथ ही अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है किसके ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज के ऊपर। सो एवरीवन एनरोल नाउ एंड क्रैक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम विद अस। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सी एक्सिस की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो, इसमें जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पूछी किस तरीके से निकालते हैं। देखो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, हमने हमने यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट की थी, यूनिट 4 हमने कंप्लीटली फिनिश कर दी। हमने किस तरीके से किया, तो हमने क्या किया कि हमने कंप्लीटली थ्योरी लेक्चर्स किए और उसके बाद उसके एमसीक्यूज कर लिए। तो आपका वो जो चैप्टर है ना, मतलब यूनिट 4 कंप्लीटली फिनिश हो चुकी होगी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो उसको तैयार कर लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ गए हैं किस पर, यूनिट 4 पे। और यूनिट माफी चाहती हूँ, यूनिट 5 पर।
है ना। और यूनिट 5 पर अब हम आ गए हैं और यूनिट 5 पर जो है हम लोगों ने अब स्टार्ट किया है केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट, जिससे थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीटली हो चुके हैं और अब हम किस पर हैं, हम इसके एमसीक्यूज पर है। जो हमारी यूनिट 5 है उसमें जो है एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है और केमिकल बॉन्डिंग, ये दो पार्ट है। तो पहले हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, वो थ्योरी लेक्चर्स हो चुके जो है अब हम जो है एमसीक्यूज पर फोकस कर रहे वाले हैं। और इसके बाद जैसे ही हमारे एमसीक्यूज फिनिश हो जाते हैं हम जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो है उसकी कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स देखेंगे और उसके बाद जो है उसके एमसीक्यूज पर फोकस करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी स्ट्रेटेजी पूरे बैच में जो है वो होने वाली है। ठीक है, आप लोगों ने यूनिट 4 में देखा ही होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। पहले पूरी थ्योरी एंड देन उसके एमसीक्यूज। ठीक है, चलो। तो क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तो आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है किसके ऊपर, उसके एमसीक्यूज पर के ऊपर। तो देखो फर्स्ट जो है क्वेश्चन आपका क्या है कि एक्स की उसने ज्योमेट्री पूछी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से निकालते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो जिनोन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में 6 जो है वो फ्लोरीन में 8 के साथ बॉन्ड बना, तो ये हो गए 2 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके 4 5 और देखो 6 6 जो है यहाँ पर आपके क्या आ गए, 6 जो है यहाँ पर आपके बॉन्ड पेयर्स आ गए हैं। और इसके बाद एक जो है वो लोन पेयर आ गई। ठीक है, तो 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 जो है यहाँ पर आपका क्या है, वो लोन पेयर है ना। एक लोन पेयर है और 6 जो है वो बॉन्ड पेयर है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पर आगे आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, देखो एस का 1, पी के 3 और डी के कितने, है ना। तो देखो 3 4 तो यही हो गए, उसके बाद में 7 है तो कितना हो जाएगा D3। ठीक है, तो sp3d3 जो है यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट हो जाता है और साथ ही ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब देखो बात क्या थी कि उसने पूछी आपको ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री पूछी, तो ज्योमेट्री में क्या, ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को काउंट करते हैं, जबकि अगर शेप की बात की जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ठीक है, ये तो हमने सीखा ही। तो देखो इसमें बहुत सिंपल सी चीज कि भाई अब देखो लोन पेयर को हमें काउंट करना है क्योंकि उसने ज्योमेट्री पूछी है। तो किस तरीके से 6 जो है बॉन्ड पेयर है और एक जो है इसमें आपका लोन पेयर जो है यहाँ पर आपका होने ही वाला है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से, तो आपको याद हो कि अगर जो है इस तरीके से अगर ये है देखो, तो ज्योमेट्री इसमें क्या है, क्योंकि लोन पेयर भी है तो इसके लिए अगर स्टेरिक नंबर कितना है, देखो आपका स्टेरिक नंबर जो है वो 7 है, तो यहाँ पर जो है आपकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, पीबीपी, है ना। पीबीपी कौन सी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल जो है यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर वो आपसे शेप पूछता तो आपका आंसर कौन सा होता, आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आई थिंक ये मिस्टेक हो गई है ना। ये इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों करेक्ट आंसर होने वाला है, क्यों, इसने ज्योमेट्री पूछी और इसमें हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को काउंट करते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया। अगर वो शेप पूछता तो आपका जो आंसर जो है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फजान्स रूल के अनुसार निम्न में से किस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक होता है, किसमें फजान्स रूल के अनुसार कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें हमने मेनली जो 3 चीजें देखी, 3 कंडीशन देखी थी। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कौन सी, कि आपका जो चार्ज जो है ना, चार्ज देखा था कि चार्ज कैसा होना चाहिए भाई, चार्ज जो है वो कैसा होना चाहिए था, चार्ज मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए था, है ना। मैक्सिमम जो है यहाँ पर आपका चार्ज होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन आती है आपकी कैटायन और तीसरी आती है एनायन। तो कैटायन कैसा होना चाहिए था, कैटायन जो है यहाँ पर आपका स्मॉल होना चाहिए, है ना। स्मॉल यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो लार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, आपका एनायन होना चाहिए। किसके लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो देखो क्या है कि मैक्सिमम जो है चार्ज होना चाहिए, स्मॉल कैटायन होना चाहिए और लार्ज जो है आपका एनायन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें
अगर वो हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है, इसके लिए तो हम कैसे करेंगे? देखो, इसमें चार्ज जो है ये चार्जेस के बेसिस पे ही हो रहा है। कैसे? देखो, Na के सब में क्लोरीन है, सभी में क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज 1 नेगेटिव होता है, तो हम एनायन के बेसिस पे कर ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं? कैटायन के बेसिस पे, सिंपल है ना? तो देखो, और उसमें भी क्या चार्ज, अब देखो चार्ज, मैक्सिमम चार्ज किस इसमें बोल रही हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, तो अगर वो एनायन हो, चाहे वो क्या हो, कैटायन हो, चार्ज मैक्सिमम चार्ज जिसके ऊपर होगा ना, वही उसका जो है वो हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है ना? तो देखो, इसमें एक है Na+, Mg+2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन जो है वो +4। तो किसका? देखो, सिलिकॉन के ऊपर +4 जो है वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, +4 सबसे हाईएस्ट यहाँ पर होने वाला है सिलिकॉन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो, अगर इसके बेसिस पे नहीं होता तो जैसे आपका अगर आंसर होता कौन सा, अगर मैं बात करूं कि कैसा है भाई, देखो NaCl है, KCl है, ठीक है, LiCl है, इस तरीके से, है ना? एक मिनट, मैंने ये LiCl को भी मैं इसी साइड लिख देती हूँ ताकि ना आपको ऑर्डर बहुत सही है। ठीक है, देखो LiCl है, इस तरीके से अगर ये है, देखो अगर इसमें आपको पूछे तो आप किस बेसिस पे निकालेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा है तो किस तरीके से निकालेंगे भैया? आप देखो, देखो इसमें सब में देखो एनायन तो सभी में सेम है ना? और चार्ज की अगर मैं बात करूँ, सभी के ऊपर प्लस चार्ज ही है ना? +1 चार्ज है, ये -1 चार्ज है, जो भी है। ठीक है, तो देखो सभी के ऊपर चार्ज सेम है, तो हम चार्ज के बेसिस पे तो कर नहीं पा रहे, तो आपकी फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी ये आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। यही मतलब इस क्वेश्चन में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कैटायन की, देखो कैटायन के बेसिस पे ही हो रहा है कि भाई Li जो सबसे छोटा होता है, छोटा ही कैटायन चाहिए हमको, तो इस केस में A का जो है कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, देन B का, एंड देन C का जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना। वही भी मैंने आपको बताया था कि आयनिक कैरेक्टर के लिए भी बताया था। आयनिक कैरेक्टर किस तरीके से निकालेंगे? आप आयनिक कैरेक्टर जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। कैसे अपोजिट करेंगे? कि भाई हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालेंगे, आप उसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे इसी में अगर आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछता, तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होता? सबसे ज्यादा होता C का, देन B का, एंड देन A का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अच्छा, इसमें आपको पूछा है बॉन्ड ऑर्डर का सही बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इसमें आपका क्या होने वाला है, उसने आपको पूछा। ठीक है, देखो उसने, मैंने आपको इसमें बहुत सिंपल से ट्रिक बताई थी। अगर आपको होमो लूमो नहीं निकालना है और सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे निकालना है, तो आपके लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन बचता है क्या, कि आप याद रखेंगे। एक ट्रिक बताई थी मैंने, कौन सी? देखो कि आप N2 का हमेशा याद रखेंगे, है ना? N2 का आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई N2 में जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को कम करते जाएंगे और है, और बॉन्ड ऑर्डर को भी कम करते इस तरीके से। देखो अब यहाँ पे 16, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस साइड में आप इंक्रीजिंग करेंगे, इस साइड में आप डिक्रीजिंग करेंगे। ठीक है, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके से इधर भी आप गए तो इधर आपका हो गया 12, देन आपका हो गया 10, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब बात आती है 16 किसका? O2 का, ये किसका? F2 का, है ना? इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर है आपका अब देखो N2 के बाद यहाँ पर अगर मैं 15 की बात करूं, यहाँ पर जो है बीच में क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, है ना? यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 17, यहाँ पर आ जाएगा आपका 19, सिमिलरली यहाँ पर आएगा आपका 13, यहाँ पर आएगा आपका 11। ठीक है, इस तरीके से होता है ना? इसी तरीके से होता है। देखो अब 0.5 माइनस करते चलो, जैसे 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 के लिए कितना? अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2.5। ठीक है, सिमिलरली 16 है तो कितना? 2, 17 है तो 1.5, 18 है तो कितना? 1, 19 है तो 0.5, और 20 है तो 0। इसी तरीके से आपको चलना है। सिमिलरली इधर भी आप 0.5 माइनस करते जाइए, जैसे 2.5, 12 के लिए 2, 11 के लिए 1.5, 10 के लिए 1, सिमिलरली इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसी तरीके से निकाल सकते। अब देखो उसने आपको कंप्लीटली O2 के फॉर्म में दे दिया। देखो O2 अगर यहाँ पर आ रहा है ना? O2 अगर आपका 16 पे आ रहा है तो देखो O2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो O2 पॉजिटिव कहाँ आएगा भाई? O2 पॉजिटिव आएगा आपका कहाँ पे? यहाँ पर O2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो O2 2 पॉजिटिव तो नहीं दे के रखा। अगर O2 2 पॉजिटिव होता तो वो कहाँ आता? N2 के जगह पे आता कि मैं O2 जो है वो 2 पॉजिटिव, क्योंकि उसमें भी जो है सिमिलरली 14 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, चलो
17 की बात करूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो है आपका O2 नेगेटिव और F2 की जगह पे O2 जो है वो 2 नेगेटिव, इसी तरीके से होगा क्या। अब आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली देख सकते हैं किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपका आ रहा है किसका, O2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा आ रहा है कितना कि 3, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है कि किसका, देखो O2 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा है ना, O2 जो है वो 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, उसके बाद में O2 पॉजिटिव है, देन O2 है, उसके बाद में O2 नेगेटिव है एंड O2 2 नेगेटिव है। बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पर आपकी निकल कर आई है कि इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकाला है, ठीक है। एक एक 1 बाय 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने की भी नीड नहीं, आप इस तरीके से इजीली ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया है, ठीक है। चलिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि BH3 NH3 के बीच एडक्ट फॉर्मेशन में कौन सा बॉन्ड बनता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द एडक्ट फॉर्मेशन। हमेशा याद रखना कि अगर ऐसे लुईस एसिड है ना तो इस लुईस एसिड में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो इसके बीच में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पर आपका बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को कि अगर लुईस एसिड के बीच में और वो क्या एडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो कौन सा कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की कि निम्न में से कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर जबकि उसके बॉन्ड जो है वो पोलर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, पूछिए कि क्या कि भाई आपको पहले क्या देखना है, आपको पहले देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, मतलब नॉन पोलर, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा उसमें, और जबकि बॉन्ड जो है वो उसकी पोलर होंगे, तो ऐसा जो है देखो अब कैसे पोलर पोलैरिटी के लिए अगर हमको बॉन्ड में पोलैरिटी चाहिए तो इसलिए कंडीशन क्या होती है, बहुत सिंपल कंडीशन क्या कि दो अगर एटम है तो एक मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, जैसे एक का बहुत कम है दूसरे का बहुत, जैसे सपोज दैट मैं फर्स्ट की बात करूं, देखो एक है आपका OH H2O है ना, देखो इसके बीच में OH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है जबकि हाइड्रोजन की बहुत कम होती है ना, बहुत कम, ठीक है। तो या फिर हम बोले कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, या फिर हम क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में चल रहे हैं इसमें चलते हुए देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ही अगर मैं बात करूं, देखो इन ये एक बॉन्ड कैसा है, क्या ये पोलर है, तो बिल्कुल OH बॉन्ड पोलर है, क्या NH3 पोलर है, बिल्कुल NH3 भी पोलर है, क्या CCl4 पोलर है, हाँ ये भी पोलर है, और HCl ये भी तो पोलर है, तो उसने यही तो बोला कि सारे के सारे वो देखो उसके जबकि उसके बॉन्ड जो है वो पोलर है, तो सभी के बॉन्ड्स पोलर है, तो हम इस वजह से तो नहीं निकाल पा रहे कि कौन सा जो है, क्योंकि सभी में बॉन्ड जो है वो पोलर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर कौन सा है, तो देखो हम 1 बाय 1 अगर इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे भाई इसके, देखो H2O की अगर मैं बात करूं ना, H2O की तो देखो ऑक्सीजन इस तरीके से है ना, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये बनता है, तो देखो अब इसमें यहाँ पर होते हैं दो लोन पेयर है ना, ये मैंने कैसे बनाया, ये मैंने आपको बनाना सिखाया है बैच में, ठीक है। चलो अब देखो H2O, तो इसमें जो है आपकी अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूँ तो किस तरीके से, इस तरीके से, तो क्या ये कहीं से कहीं तक कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं ये नहीं हो रहा है, तो क्या ये नॉन पोलर है, नहीं ये तो मॉलिक्यूल आपका पोलर है, क्या हमें पोलर निकालना है, नहीं हमें नॉन पोलर निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है वो NH3 के बारे में, NH3 के देखो नाइट्रोजन ये रहा, इसमें 3 जो है हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो इस तरीके से ये यहाँ पर हो जाएंगे, अब ये रहे 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर यहाँ पर ये रहे, तो अब इसमें है ना, इसमें देखो किस तरीके से निकालेंगे आप कि देखो इसमें अब डायरेक्शन कहाँ जाएगी, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन भी ये ऊपर जा रही है और ये भी ऊपर, क्या ये कहीं से कहीं तक कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो ये कैसा है, क्या ये नॉन पोलर है, नहीं ये कैसा है पोलर जो है यहाँ पर आपका होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं CCl4 की, ठीक है, तो देखो किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने के लिए देखो सबसे पहले तो ये रहा कार्बन, ठीक है, Cl4 मतलब ये कैसा, क्या ये टेट्राहेड्रल टाइप का जाएगा, क्या ये है ना टेट्राहेड्रल टाइप का जाएगा, तो देखो अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें डायरेक्शन कहाँ जाएगी, है ना, इसमें डायरेक्शन जो है आपकी सिंपल ये डायरेक्शन ऊपर जाएगी, ये नीचे और ये जो है ये भी आपकी नीचे, तो देखो एक ऊपर जा रही है और एक इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो नीचे आएगा, तो देखो इससे जो है ना इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए ये कैसा है, तो ये जो है आपका यहाँ पे सिंपली जो है वो नॉन पोलर जो है यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल आ जाएगा,
ठीक है, कैसा मॉलिक्यूल आया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर ये आया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होने वाला। अच्छा, मैं डायरेक्शन किस बेसिस पे निकाल रही हूँ, तो डायरेक्शन निकालना भी मैंने आपको सिखाई थी कैसी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन है। जैसे ओ एच में अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें डायरेक्शन उधर गई। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई एटम और लोन पेयर, तो लोन पेयर की तरफ जो है वो डायरेक्शन जो है वो ज्यादा जाएगी। इसीलिए मैंने देखो कि इसकी जो डायरेक्शन में लोन पेयर की तरफ की डायरेक्शन जा रही है, इसकी भी इस तरीके से, तो इसीलिए जो है ना एक लोन पेयर की भी ऊपर गई, दूसरे की भी ऊपर गई, है ना। ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे दो लोन पेयर नहीं, एक ही लोन पेयर होगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो चलो इस तरीके से जो होता है। अब इसमें भी देखो यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन ऊपर गई, है ना, तो ये सारी की सारी एड ऑन हो रही है, ना कि डिक्रीज हो रही है ना, मतलब कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो रही, इसीलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, बेंट स्टूल के अनुसार एस कैरेक्टर जो है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट होना पसंद करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बेंट स्टूल बताया था, और इस बेंट स्टूल के अकॉर्डिंग क्या बताया था मैंने आपको सिंपली चीज बताई थी कि आपको जो है क्या करना है। बेंट स्टूल क्या बताता है, अगर कहीं जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे हो गया फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, अगर कुछ भी अगर मैं बात करूं किसके साथ में, अच्छा मैं हाइड्रोजन के साथ की अगर मैं बात कर लूं, है ना, तो देखो सिंपल सी बात ये कि इस बॉन्ड में जो कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, क्या ये पी कैरेक्टर होगा या फिर इसमें एस कैरेक्टर होगा, बस ये बताता है हमें बच्चे। ठीक है, कैसे भाई, देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ना, तो ये क्या बताता है, ये बताता है आपको कि भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वहां पर जो है वो परसेंटेज पी कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा। कौन सा कैरेक्टर, पी कैरेक्टर जो है यहाँ पर आपका ज्यादा हो जाएगा। कौन सा, पी कैरेक्टर। अगर वहीं पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए एस कैरेक्टर, अगर वहां पर कौन सा है, पॉजिटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वहां पर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो वहां पर जो है आपका एस कैरेक्टर जो है ज्यादा हो जाएगा। कौन सा, एस कैरेक्टर वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, देखो उसने क्या बोला कि एस कैरेक्टर कहाँ कॉन्सेंट्रेट होना पसंद करेगा, एस कैरेक्टर कहाँ कॉन्सेंट्रेट होना पसंद करेगा, जहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंट की तरफ जो है ये ज्यादा जाना पसंद करेगा। मैंने आपको बताया था किस डायग्राम में, मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको टीबीपी डायग्राम में बताया था, ठीक है, कि किस तरीके से PCl5 का मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको इस तरीके से, है ना, कि मैंने बोला था कि PCl3 है, F2 है। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ये कहाँ, एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कम होती है ना, इसलिए बाकी जगह एस कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है एक्सियल पे। जबकि मतलब क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखते हैं ना, है ना, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के कंपेरिजन में फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। इस कंडीशन में ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा कहाँ पे, इस यहाँ पर, मतलब कि इक्विवेलेंट जो है वो कंडीशन पर वो जाएगा, इक्विवेलेंट बॉन्ड पे हो जाएगा फ्लोरीन। और फ्लोरीन जो है कहाँ जाएगा, तो ये एक्सियल बॉन्ड पे जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड पे एस कैरेक्टर जो है वो कम होता है, मतलब कि पी कैरेक्टर वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, I3 माइनस की शेप और सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी। देखो तो किस तरीके से होगा भाई, I3 माइनस हम कैसे निकालते हैं, I2 माइनस, क्या हम इसी तरीके से निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं। तो देखो आयोडीन जो है ना, आयोडीन जो है, आयोडीन में क्या हो जाएगा, इसके अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ कितने होते हैं, ग्रुप 17 का एलिमेंट से 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, इसी तरीके से ये आया। तो देखो अब आयोडीन, कितने आयोडीन है, 7, और देखो एक नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये 8 वाला वो भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें एक आयोडीन ये रहा, दूसरा आयोडीन ये रहा, और देखो लोन पेयर कितने आ रहे हैं, तो देखो 3 जो है यहाँ पर आपके लोन पेयर यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब कि स्टेरिक नंबर कितना हो गया, यहाँ पर जो है सिंपली स्टेरिक नंबर जो है यहाँ पर आपका हो गया कितना, स्टेरिक नंबर हो गया 5। और जब स्टेरिक नंबर 5 होता है तो हमारी ज्योमेट्री कौन सी होती है, टीबीपी, है ना, टीबीपी मतलब
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो है आपकी ज्योमेट्री यहाँ पर हो जाती है और उसने आपकी ज्योमेट्री यानी कि जी इज आपको शेप। ठीक है, तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, है ना। तो आयोडीन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर। अब इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सिखाया था कि कैसा, अगर 3 लोन पेयर जो है आपके यहाँ पर इक्वेटोरियल साइड पर आ जाएंगे और एक्सियल साइड पर जो है आपके जो है आयोडीन में दोनों जुड़ जाएंगे, क्या ये इसी तरीके से होगा। तो अब इस केस में अगर आपको ज्योमेट्री पूछा तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ज्योमेट्री आपकी टीवीपी हो जाती है क्योंकि हम उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को काउंट करते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे वो क्या पूछ रहा है, देखो इस कंडीशन में वो शेप पूछ रहा है, तो शेप के कंडीशन में वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है लोन पेयर को नहीं काउंट करना, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करना। देखो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, स्ट्रक्चर है आपका सिंपली कैसा, लीनियर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो sp3d जो है आपका, देखो s का एक पी के 3 और बचा एक और डी, है ना। तो sp3d हो रहा है, मतलब ये d2 वाला कैंसिल आउट हो गया, sp3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए बचता है या ऑप्शन नंबर डी बचता है। अब शेप और ज्योमेट्री में जो है वो कंफ्यूजन अगर आपको ना हो, है ना, कि मैंने आपको क्लियर कर ही दिया वैसे कि लोन पेयर और जो है लोन पेयर का डिफरेंस होता है कि एक में लोन पेयर को लेते हैं और एक में लोन पेयर को नहीं लेते। किस में लेते हैं, ज्योमेट्री में लेते, किस में नहीं लेते, तो शेप में नहीं लेते, है ना। तो शेप में नहीं लेते तो इसलिए हमको शेप ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार B2 मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालते हैं, उसमें मैग्नेटिक नेचर जो है, और मैग्नेटिक नेचर के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो अब मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी कि हम जो है देखो बेरिलियम तक का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब वहां तक का बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीटली जीरो आता है, तो हम जो है इतना लंबा ना ड्रॉ करते, हम सीधा बोरॉन के ऊपर का ही ड्रॉ करें। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज कि बोरॉन के ऊपर का ही, क्यों, क्योंकि बेरिलियम वाला सिंपली कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो देखो बेरिलियम तक का, तो बोरॉन के लिए हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है 2p, जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखो 2p जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई 2px एंड देन पाई 2py जो है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, और सिंपली जो है यहाँ पर आपका सिग्मा 2pz जो है ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे अगर हम और गए तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px एंड देन पाई स्टार 2py, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सिग्मा स्टार 2pz जो है ये हो जाएगा। अब इसमें बारी आती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देखो B2 है ना, B2 है तो नीचे तक कितने इलेक्ट्रॉन चले गए थे, अभी 8 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम तक 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने, उसके बाद में अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, है ना, क्योंकि 10 होते हैं बोरॉन के पास, है ना। 8 नीचे फिल हो गए 2। अब हर डायग्राम में यही रूल फॉलो करेंगे, कैसा, हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाएंगे तो 8 जो है आप ड्रॉ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो एग्जाम में टाइम बचाना है ना, हमें टाइम को क्या करना है, कंज्यूम नहीं करवाना वहां पे। ठीक है, क्या करना है, हमें हमें जो है टाइम जितना ज्यादा हो सके हमें जो है वहां पे टाइम को बचाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक, अब बोरोन के ऊपर से चालू कर दो। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन वहां पे ड्रॉ करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो बचे कितने, 8, यहाँ पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, तो ये फिल करेंगे, ये रहे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इसका नेचर कैसा आ रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा है, क्या ये डाया है, क्या ये पैरा है, ये तो पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद में मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत। ठीक है, देखो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिगार्डिंग लैटिस एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी। क्या लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r की। ठीक है, माफ कीजिएगा 1/r के प्रोपोर्शनल, है ना, अगर r होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी होने पर आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है। क्या AgCl की सॉल्युबिलिटी AgF से ज्यादा होगी। देखो हम एक बारे में बात करते हैं कि देखो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो देखो सॉल्युबिलिटी जो है आपकी किस पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी आपकी डिपेंड करती है आपके कोवेलेंट कैरेक्टर पर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके कोवेलेंट कैरेक्टर पर। अभी अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना सिखाया ना,
किस तरीके से निकालते हैं, तो आपका सबसे पहले चार्ट के बेसिस पे अब चेक कर लो चार्ज। देखो ये भी Ag प्लस Cl माइनस होता है, Ag प्लस Cl माइनस चार्जेस के बेसिस पे हम नहीं निकाल पाते, ठीक है। नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या थी, नेक्स्ट कंडीशन हमारी थी कि हम कैटायंस को देखें। देखो कैटायंस यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पर भी Ag प्लस है, यहाँ पर भी Ag प्लस है, हम नहीं देख पा रहे कि कैटायन के बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। चलो अब थर्ड प्रायोरिटी क्या आती है हमारी कि हमारा रूल होता है कि हम थर्ड पे हम आयंस को देखते हैं, मतलब कौन से एनायंस को देखते हैं, ठीक है। तो एनायन कौन सा, देखो यहाँ पे Cl माइनस है और यहाँ पे जो है वो F माइनस आ रहा है ना। तो हमको एनायन कौन सा चाहिए, हमको कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पे सिंपल सी बात है ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों में कैसा इनवर्स रिलेशन है जो यहाँ पर आपका होता है, ठीक है। तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका एनायन लार्ज होगा, तो मतलब AgCl का जो है वो क्या हो जाएगा, Ag, एक मिनट, इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, माफ कीजिएगा इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, इनवर्स रिलेशन होता है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो किसका ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आपका AgCl का सबसे ज्यादा होगा। अब क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है ना, इन दोनों में कैसा इनवर्स रिलेशन होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें ये चीज आएगी कि भाई देखो उसने बोला कि AgCl की सॉल्युबिलिटी AgF से ज्यादा है, तो क्या ये ठीक है, नहीं, क्योंकि AgCl की कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, है ना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, उसके लिए माफी चाहूंगी, ठीक है। तो देखो क्या AgCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसी होती है, ये कम होती है AgF के कंपेरिजन में। रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ये आएगा, क्योंकि उसने पूछा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अगर वो बोलता कि AgCl की सॉल्युबिलिटी AgF से कम होती तो ये सही होता, लेकिन क्योंकि सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट कैरेक्टर पर डिपेंड करती है इसीलिए AgCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, ये जो है आपकी कम होनी चाहिए, लेकिन उसने ज्यादा लिखा है इसीलिए ये जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मॉलिक्यूल में पी पाई बैक बॉन्डिंग जो है वो सबसे अधिक होगी, है ना। इन विच मॉलिक्यूल विल पी पाई बैक बॉन्डिंग भी मैक्सिमम। तो अगर आपको याद हो मैंने बैक बॉन्डिंग आपको सिखाई थी किसमें, जब मैंने मेन ग्रुप पढ़ाया था यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको जब मेन ग्रुप पढ़ाया था मतलब कि पी ब्लॉक, ठीक है, तो उससे मैंने आपको बताया था कि बैक बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि 2p में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद जो है वो 2p 3p में बैक बॉन्डिंग होती है, एंड देन 2p 4p में बैक बॉन्डिंग होती है। इस तरीके से आपका बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर चलता है ना। तो अगर मैं बात करूं किसकी, तो देखो 2p अगर 3p है तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती है ना, 3p में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, 4p में भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर चलता है। देखो अब बोरॉन तो 2 है ना, तो मतलब कि ये पीरियड नंबर कौन से है भाई, ये जो है आपके टोटल 7 पीरियड होते हैं, तो ये पीरियड नंबर 2 का है, ये बोरॉन सभी में 2 का है, 2p, ठीक है। लेकिन देखो ये जो है आपके जैसे जैसे आप नीचे जा रहे थे, क्लोरीन जो है ये कैसा है, ये 2p का है, क्लोरीन आपका 3p का आ जाएगा, ब्रोमीन आपका 4p का, और साथ ही में आयोडीन जो है आपका 5p का आ जाएगा। जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं आपके बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया है, ठीक है। तो एवरीवन इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने बाकी है, हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमारा पूरा रिवाइज हो जाए थ्रू द एमसीक्यू, ठीक है। सो जाने के पहले आप लोगों को फिर से अपडेट देना चाहूंगी कि अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप लोग को जो यूनिट वाइज जो है वो करवाया जा रहा है, हर यूनिट वाइज, है ना, जिसमें आपको टॉपिक वाइज साथ में यूनिट वाइज जो है इसमें आपको लेक्चर जो है वो करवाया जा रहा है हर यूनिट से। मैं पूरे कंप्लीट 5 पार्ट्स में, तो हर पार्ट्स को मैं उठाती हूँ वहां से कंप्लीट थ्योरी, मतलब हर यूनिट से आपको जो है पहले हर चैप्टर के, हर यूनिट में कितने 5 चैप्टर्स है, तो हर 5 चैप्टर्स में से जो मैं आपको पूरा चैप्टर एंड देन उसके बाद जो है मैं आपको थ्योरी लेक्चर जो है वो करवाती हूँ, ठीक है। सो ये रहे इसके कोर्स फीचर, जिसमें फुल सिलेबस कवरेज है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, अपडेटेड नोट्स एंड पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एमपीवाईक्यूज, यूनिट वाइज टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट जो है आपको इसमें मिलने वाले। सो एवरीवन
इसका जो प्राइस है वो है यहाँ पर आपका 3500, ठीक है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। इसके बाद जो है ये ऑफर जो है यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। इसकी प्राइस जो है फिर हो जाएगी आपकी कितनी, 5999 जो है इसका एक्चुअल प्राइस है। लेकिन क्योंकि इसमें एमसीक्यू कोर्सेज भी साथ में अवेलेबल है ना, इसीलिए ये प्राइस जो है अभी आपको 5999 में है, जो कि जो है ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। आपको अभी जो है ये 3500 में मिल रहा है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। देरी ना करते हुए जो है आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और enroll now and crack MP assistant professor exam with us, and thank you so much everyone for your attention। मिलता है